तो यहाँ पर जो स्प्लिट टाइप कपलिंग है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कपलिंग, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है मफ कपलिंग। अभी जो मफ कपलिंग है वो क्या करता है गाइज, देखिए ये सिंपल सा एक हॉलो कंपोनेंट रहता है, इस तरह का ये हॉलो कंपोनेंट है, इसके अंदर हम शाफ्ट फिट करते हैं। ये जो ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है ये शाफ्ट है, दिस इज द शाफ्ट। यहाँ पर की बनाया हुआ होता है, की वे होता है इस तरह, ये की का अरेंजमेंट है। देखिए इसको हम साइड से देखेंगे तो ये हॉलो कंपोनेंट है, ये दिखेगा। ओके, तो ये जो हॉलो कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं मफ। और ये जो मफ है इसमें जो अंदर का साइज है वो फिक्स रहता है, यानी मफ है ये मफ है, ये भी मफ है। और उसका जो लेंथ है वो हम चेंज कर सकते हैं, डायमीटर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने दो शाफ्ट को सेट किया है, और दो जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट अगर रोटेट होगा तो ये वाले शाफ्ट को रोटेट करेगा। एक नंबर का शाफ्ट रोटेट होगा, दो नंबर के शाफ्ट को रोटेट करेगा। बट उसके अंदर कंडीशन सेम कंडीशन है, क्योंकि ये रिजिड कपलिंग है। इसके अंदर भी हमें इंक्लाइन शाफ्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी लीनियर शाफ्ट के अंदर पावर ट्रांसमिशन करता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है गाइस, कि इसमें हम डायमीटर जो है, इंटरनल डायमीटर वो फिक्स है, यानी इसके अंदर जो शाफ्ट को मैंने लगाया हुआ है वो शाफ्ट का डायमीटर मेरे को फिक्स चाहिए। उसके अलावा बड़ा छोटा डायमीटर में यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पर। तो उसके लिए हम एक और शाफ्ट को यूज़ करते हैं, कपलिंग को यूज़ करते हैं, जिसका नाम है स्प्लिट मफ कपलिंग। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो कपलिंग है उसको डिवाइड कर दिया है, इट मीन्स उसको स्प्लिट कर दिया है। अभी स्प्लिट किया है, उसको तोड़ दिया है। ऊपर का ये पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है, तो उसके बीच में जो डायमीटर है उसको हम एकोमोडेट कर सकते हैं, डायमीटर को हम एकोमोडेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो डायमीटर कम छोटा कर सकते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बीच में गैप रहेगा, क्योंकि हमने बड़े साइज का डायमीटर वहाँ पे फिट किया है। तो अभी मफ को जब बंद करना है, दोनों स्प्लिट को बंद करना है, तो बीच में ये क्या किया गया है, बोल्टिंग किया गया है। तो हम बोल्टिंग करके, जैसे कि ये दिखा गया है यहाँ पर, बोल्टिंग को दिखाया मैंने, तो बोल्टिंग करके हम दोनों शाफ्ट को फिक्स करते हैं, जो कि है हमारा स्प्लिट मफ कपलिंग। अभी जो स्प्लिट मफ कपलिंग है, इसके अंदर ये शाफ्ट रोटेट होगा तो सामने ये वाला शाफ्ट रोटेट होने वाला ही है। ठीक है गाइस, तो ये हमने देखा स्प्लिट मफ कपलिंग। बट स्प्लिट मफ कपलिंग इज हैविंग डिसएडवांटेज। इसका क्या डिसएडवांटेज है, तो इसके अंदर लेंथ जो है ये बढ़ जाता है, लेंथ इज मोर, लेंथ इज मोर, लेंथ ज्यादा हो जाता है। और अगर लेंथ ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लेंथ जो है उसको कम करने के लिए हम नेक्स्ट कपलिंग का यूज करते हैं, जो कि है फ्लैंज कपलिंग। यस गाइस, फ्लैंज कपलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या रहता है कि ये जो है इसको हम बोलते हैं फ्लैंज, जिसको हम साइड व्यू से देखें तो ये सर्कुलर पार्ट दिखता है ना, यही तो फ्लैंज है। ये फ्लैंज जो है वो शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है। शाफ्ट जो है यहाँ पर की रहता है, जिसके अंदर हमने शाफ्ट को फिट किया है, और दोनों शाफ्ट इसके बीच में फिट किए हुए हुए हैं। और ये जो फ्लैंज है दोनों को हमने बीच में, यहाँ पर ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट से फिट किया है, यानी बोल्ट को बोल्टिंग कर दिया है बीच में। अभी बोल्टिंग किया है, उसको साइड से हम देख सकते हैं, देखिए इस तरह बोल्टिंग किया गया है। 4 से लेके 6 या फिर 8 बोल्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं, इवन साइज में हमें बोल्ट कर लगाने हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फ्लैंज कपलिंग, जिसका यूज हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें लेंथ जो है वो कम हो जाता है, यानी कि जो डिसएडवांटेज था हमारा मफ कपलिंग का वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर डायमीटर इसका इंक्रीज होगा ना, ये डायमीटर तो बड़ा होगा। ठीक है गाइस, और जो ये जो है इसमें मफ कपलिंग भी किसका पार्ट है, रिजिड कपलिंग का पार्ट है। यानी इसके अंदर भी हमें शाफ्ट कैसे चाहिए, शाफ्ट चाहिए कोलिनियर। ठीक है ना, तो इसके अंदर भी शाफ्ट मेरे को कोलिनियर चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ओके गाइस, तो ये है हमारा फ्लैंज कपलिंग। अभी उसके बाद देखते हैं हम फ्लेक्सिबल कपलिंग, क्योंकि कभी कभी हमें शाफ्ट जो है, दो शाफ्ट जो कि एंगुलर डायरेक्शन में रहते हैं, ऐसे एंगल में रहते हैं, वहाँ पे पावर ट्रांसफर करना है। कभी कभी शाफ्ट ऑफसेट में है, तब पावर को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑफसेट, उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल कपलिंग को चूज करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल जो कपलिंग है
फ्लेक्सिबल कपलिंग, जिसमें जो फ्लैंज था ना, फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग जो था वही सेम कपलिंग होता है, बट उसका नाम है पिन बूस्ट टाइप कपलिंग। पिन पुश टाइप कपलिंग, अरेंजमेंट सेम रहता है, इसके अंदर भी फ्लेंज रहेगा। जैसे कि ये एक फ्लेंज है गाइस, ये जो फ्लेंज है इसके बीच में मैं शाफ्ट को लगाता हूँ। जैसे कि के बीच में हम कोई शाफ्ट को लगाते हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है। अभी शाफ्ट को लगाया है, हम यहाँ पर बोल्ट को भी लगाएंगे, ऊपर नीचे बोल्ट को लगाना है, सर्कुलरली बोल्ट को लगाना है। तो बोल्ट को जब लगाते हैं तो यहाँ पर होल किया गया होगा, ये जो होल है इसके अंदर यहाँ पर हम बुश को फिट करते हैं। यस, यही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, यहाँ पर हमने बुश फिट किया गया है। बुश क्या होता है, रबर का रहता है, सॉफ्ट मटेरियल का रहता है, रबर का रहता है, सॉफ्ट मटेरियल का रहता है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फिट करेंगे बोल्ट को, ठीक है। यहाँ पर भी सेम उसी तरह का होगा, एक ही साइड दिखा रहा हूँ मैं, आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बुश का यूज़ किया है, ये बुश सॉफ्ट रहता है, और वो अगर सॉफ्ट रहेगा तो वो कुछ अमाउंट तक दो जो शाफ्ट है उसको लिटरली मिस अलाइनमेंट परमिट करता है, क्योंकि ये जो बुश है ना, ये रबर है, ये थोड़ा ऑफसेट होने देता है क्योंकि उसके बीच में थोड़ा क्लियरेंस है। ये अगर रबर है वो खुद प्रेस हो जाएगा, बट शाफ्ट को थोड़ा मिस अलाइनमेंट परमिट करता है। तो मिस अलाइनमेंट परमिट करता है, परमिटेड, ठीक है गाइस। ये मिस अलाइनमेंट को परमिट करता है। ये है हमारा फ्लेक्सिबल टाइप का कपलिंग है, जिसको हम बोलते हैं पिन बूस्ट टाइप फ्लेंज कपलिंग। ओके गाइस, तो ये है हमारा पिस जो है, ये पिन बूस्ट टाइप का फ्लेंज कपलिंग है। और नेक्स्ट जो है हमारा कपलिंग जो है यूनिवर्सल कपलिंग। यस गाइस, यूनिवर्सल कपलिंग। ये जो यूनिवर्सल कपलिंग है ना तो गाइस, ये क्या करता है, तो ये जो यूनिवर्सल कपलिंग है, ये बेसिकली दो शाफ्ट के बीच में अगर एंगुलर कनेक्शन है, ये एक शाफ्ट है, ये दूसरा शाफ्ट है, तो ये दोनों शाफ्ट के बीच में देखिए इस तरह एंगुलर कनेक्शन है, तभी भी वो पावर ट्रांसफर करके देता है, ठीक है। तो ये अगर रोटेट होगा वो इसको रोटेट करवाएगा। इनके बीच में जो जॉइंट रहता है ये रहता है यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट आप कहाँ देख चुके हो, यूनिवर्सल कपलिंग हो रहा है ना, तो यूनिवर्सल जॉइंट कहाँ पे है, यूनिवर्सल जॉइंट हमारा हम ऑटोमोबाइल में देख चुके हैं। ऑटोमोबाइल में जो प्रोपेलर शाफ्ट रहता है ना, वो प्रोपेलर शाफ्ट जो है उसमें कुछ इस तरह का रहता है, यहाँ पे डिफरेंशियल होता है ना, डिफरेंशियल होता है, ट्रक के व्हील रहते हैं, और आगे से ये प्रोपेलर से शाफ्ट आ रहा है, इंजन से आ रहा है, ये फ्रॉम इंजन, ये रोटेट होता है, इसको रोटेट कर रहा है। तो जो ये जो हमारा कपलिंग है, ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल में, सारे ऑटोमोबाइल में, सारे कार्स है, ट्रक है, बस है, सब में यूज़ होता है। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो, इसमें दो स्पाइडर होते हैं, दो स्पाइडर जो इस तरह दो स्पाइडर होते हैं, ये दोनों एक एक शाफ्ट से कनेक्ट किए जाते हैं, एक शाफ्ट से ये दोनों कनेक्ट किए गए हैं, और ये जो स्पाइडर है इसको दूसरे शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है, दूसरे एक शाफ्ट से उसको कनेक्ट किया गया होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ट्विल्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के बीच में ऐसे ट्विल्ट हो सकते होते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरह इसको कनेक्ट किया जाता है। आप ऐसे प्रैक्टिकली दिखाना थोड़ा इम्पॉसिबल रहता है, इसलिए आपको जस्ट समझना है कि यहाँ से और यहाँ से
इन दोनों शाफ्ट को इस तरह अरेंज किया गया होता है कि दो जो स्पाइडर होता है वो स्पाइडर दोनों को परमिट करता है एंगुलर मिसअलाइनमेंट। ओके गाइस, तो ये है हमारा यूनिवर्सल कपलिंग। पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूनिवर्सल कपलिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो पावर ट्रांसमिशन जो एलिमेंट है हमारा वो है गियर, यानी कि हम गियर का यूज़ करके भी पावर ट्रांसमिशन करते हैं गाइस। देखिए, वी ऑल्सो यूज़ द गियर टू ट्रांसफर द पावर। तो गियर ड्राइव देखते हैं हम, गियर ड्राइव। ओके, यस, तो गियर ड्राइव जो है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द पावर ट्रांसमिशन। ओके, अभी यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर ये कोई गियर है, ये गियर का टूथ है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल वाला। ऑपोजिट सेंस में यहाँ पर दूसरा हमारा गियर होगा जिसका टूथ रहता है, कुछ इस तरह दोनों एंगेज कंडीशन में रहते हैं। ये गियर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरह, तो ये भी इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाता है कुछ इस तरह। ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है ना गाइस, ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा जब इन दोनों के बीच में एक्सटर्नल कांटेक्ट रहता है। जब इंटरनल कांटेक्ट रहेगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक है, ये अभी इनवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है। अभी इसका जो टूथ है ये इसके टूथ स्पेस के अंदर कनेक्ट है, इसलिए इसके अंदर हमें जो वेलोसिटी रेशियो मिलता है वो कैसा मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो वी कैन अचीव, और यही तो इसका एडवांटेज है। इसमें स्लिप नहीं होता, इसमें हमें कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मिलता है। हायर वेलोसिटी रेशियो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, तो जो गियर ड्राइव है उसी का वही तो यूज है कि उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट गियर्स जो है उसको हम यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है यानी कि स्लिप नहीं हो रहा है, तो जहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो को ट्रांसफर करना है वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर गियर का अरेंजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी गियर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस में पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में मेरे को पावर ट्रांसफर करना है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम गियर ड्राइव का यूज़ करेंगे गाइस। ओके, बट सोचे कि डिस्टेंस मेरे को लॉन्ग चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है और गियर का यूज़ करना है, यानी वेलोसिटी रेशियो मेरे को एग्जैक्ट चाहिए। तो एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो में लॉन्ग डिस्टेंस में करना हो तो उसके लिए हम गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, गियर ट्रेन का यूज़ करते हो। गियर ट्रेन क्या होता है, नंबर ऑफ गियर्स, एक गियर उसके साथ में दूसरा गियर, उसके साथ में तीसरा गियर, उसके साथ में चौथा गियर, उसके साथ में पांचवा गियर, ऐसे नंबर ऑफ गियर्स जो है वो ये जैसे कि ड्राइवर है और यहाँ पर ये ड्रिवन है। ठीक है, ये ड्राइवर है मान के चलते, वो ड्रिवन है। तो यहाँ से पावर यहाँ तक ले जाना है, तब इनके बीच में जो दूसरे गियर को लगाया है इनको बोलते हैं आइडलर गियर। जैसे आइडलर पुली था वैसे ये आइडलर गियर है, इनके बीच में जो गियर है इनको बोलते हैं आइडलर गियर। बट यहाँ पे हम देखते हैं अगर गियर ट्रेन है इसके अंदर, अगर मेरा ड्राइवर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, इट मीन्स इसके अंदर यहाँ पर आइडलर कितने हैं, 1 2 और 3, तीन आइडलर है मेरे पास। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फॉर ऑड नंबर ऑफ आइडलर्स, फॉर ऑड नंबर ऑफ आइडलर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन आर सेम।
रोटेशन का डायरेक्शन ड्राइवर का और ड्रिवन का सेम रहेगा जब इनके बीच में जो नंबर ऑफ आइडलर्स है वो कैसे है, ऑड नंबर ऑफ ड्राइवर्स है। अगर ड्राइवर है, सॉरी, आइडलर्स, आइडलर्स कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ आइडलर्स है तब। बट अगर इवन नंबर ऑफ आइडलर हो गए, इवन नंबर ऑफ आइडलर, तो जब आइडलर इवन हो गए तो वहां पे डायरेक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायरेक्शन रिवर्स मिलता है मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस में। जब मैं पावर ट्रांसफर करने जाऊँगा और वहाँ पर हम अगर ड्राइवर और ड्रिवन को वहाँ पे रोटेट करवाते हैं तो वहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, रिवर्स डायरेक्शन मिलता है। जब इवन नंबर ऑफ आइडलर रहेंगे, जब ऑड नंबर ऑफ आइडलर रहेंगे तो वहाँ पर क्या मिलता है, सेम डायरेक्शन मिलता है और रिवर्स डायरेक्शन मिलता है इवन नंबर ऑफ आइडलर्स के केस में। ओके गाइस, तो ये हमने देखा छोटा सा चीज़ कि गियर ड्राइव है उसके अंदर, इसको हम पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे को स्लिप नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव ड्राइव है। वेलोसिटी रेशियो इसके अंदर कांस्टेंट है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर टूथ के अंदर टूथ का अरेंजमेंट रहता है। ओके, अभी देखते हैं कि ये जो हमारा जो अरेंजमेंट है, पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, इसके अंदर हम गियर का यूज़ करते हैं। तो गियर के अंदर कौन से टर्म आते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए गाइस, गियर के अंदर कौन से टर्म का हमें स्टडी करना होता है, वही हम तो वहाँ पर देखेंगे ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बीच में एक सर्कल पास होता है, इसको हम बोलते हैं पीच सर्कल। ये जो सर्कल है ये मेरा है पीच सर्कल। ये एक इमेजिनरी सर्कल रहता है, ठीक है ना, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता बट वो इमेजिनरी सर्कल है। दिस सर्कल इज इमेजिनरी, देयर इज एक्चुअली नो सर्कल इज देयर, एक्चुअली देयर इज नो सर्कल, बट यहाँ पर हम उसको इमेजिनरी सर्कल की तरह कंसिडर करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो गियर है उसको स्पेसिफाई कौन से सर्कल से किया जाता है, गियर्स आर स्पेसिफाइड, गियर्स आर स्पेसिफाइड बाय, गियर्स आर स्पेसिफाइड बाय पिच सर्कल। अब आप अब जाते हो मार्केट में गियर खरीदने के लिए तो आपको वो बोलेगा कितने पिच सर्कल का गियर मैं आपको दूं, ठीक है ना। तो गियर्स आर स्पेसिफाइड बाय पिच सर्कल, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में गाइस। ओके, अभी उसके बाद जो सबसे बॉटम में है ये सर्कल, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो सबसे बॉटम में रहता है उसको हम बोलते हैं डेडेंडम सर्कल। क्या बोलेंगे, डेडेंडम सर्कल। ये जो है ये है मेरा डेडेंडम सर्कल। जो सबसे ऊपर से निकल रहा है ये वाला सर्कल, इसको हम बोलते हैं एडेंडम सर्कल। जो नीचे है उसको हम बोलेंगे डेडेंडम, जो ऊपर है उसको हम बोलेंगे एडेंडम। ये है डेडेंडम, ये है एडेंडम। तो जो नीचे का बेस है यहाँ से पिच सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सिर्फ, क्या बोलेंगे, एडेंडम। ये सर्कल है तो एडेंडम सर्कल, ये लीनियर डिस्टेंस है तो उसको बोलते हैं एडेंडम। ये है मेरा डेडेंडम, ठीक है। तो एडेंडम हो गया, डेडेंडम हो गया, ठीक है। अभी पीच सर्कल के ऊपर, ये पीच सर्कल है, यहाँ से ये लाइन को खींचते हैं तो ये ऊपर वाला जो भाग है फेस, इसको बोलते हैं फेस। जो नीचे का जो भाग है उसको फ्लैंक बोला जाता है, किया जाता है। ये है फ्लैंक, ये है फेस। तो पीच सर्कल के जो सरफेस है वहां से ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फेस, और नीचे का भाग जो है उसको हम बोलते हैं फ्लैंक। ओके, यस। और ये जो है, जो ऊपर का जो भाग है इसका, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं टॉप लैंड, टॉप लैंड, टॉप लैंड बोलते हैं उसको, ठीक है गाइस। तो ये क्या देखा हमने कि कौन से सर्कल है यहाँ पर, पीच सर्कल है,
उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि फ्लैंक, फेस, एडेंडम, डेडेंडम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर ये एक टीथ का डिस्टेंस लिया जाए और ये टीथ का डिस्टेंस लिया जाए, ये जो पिच है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर पिच। क्या बोलेंगे इसको? सर्कुलर पिच। यहाँ पर एक्चुअली सर्कुलर पिच रहता है गाइस। यहाँ पर जो लीनियर पिच नहीं होता, जैसे कि टीथ जो है उसमें जो कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस आता है उसको हम पिच बोलते हैं ना, वो लीनियर पिच था। अभी ये जो पिच है वो कौन सा पिच है? ये सर्कुलर पिच है एक्चुअली। तो ये सर्कुलर पिच होता है। सर्कुलर पिच को हम पीसी बोलते हैं। और इसका जो इक्वेशन रहता है वो क्या होगा? पाई डी ओवर टी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, कि सर्कुलर पिच का इक्वेशन क्या है? पाई डी बाई टी। तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर पिच। उसको इंडिकेट कैसे किया जा रहा है यहाँ पर? पीसी से। ओके। वैसे ही आता है एक डायमेट्रल पिच आता है। दिस इज व्हाट? डायमेट्रल पिच। अब जो डायमेट्रल जो पिच है ये क्या होता है गाइस? ये होता है टी ओवर डी। ये होता है टी ओवर डी। तो इसको याद रखना है, डायमेट्रल पिच इज टी ओवर डी एंड सर्कुलर पिच इज पाई डी बाई टी। बट इनके दोनों के ऊपर से एक क्वेश्चन मर्ज करके पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमेट्रल पिच। तो सर्कुलर पिच होता है पाई डी ओवर टी एंड डायमेट्रल पिच होता है टी ओवर डी। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचता है? मात्र और मात्र पाई बचेगा। तो एक सेंटेंस बनता है कि द प्रोडक्ट ऑफ circular pitch and diametral pitch क्या होगा? वो इक्विवेलेंट होता है पाई के। ओके, ये क्वेश्चन है गाइस। यस। अभी एक और चीज है, जब हम गियर को डिजाइन करते हैं तो गियर को डिजाइन करने के लिए हम एक मॉड्यूल डिफाइन करते हैं। ये है मॉड्यूल। और मॉड्यूल का इक्वेशन क्या होता है? मॉड्यूल जो रहता है गाइस वो रहता है हमारा टी ओवर वो रहता है डी ओवर टी, डायमीटर ओवर नंबर ऑफ टीथ। ये टी है ना, ये टी क्या है? ये है नंबर ऑफ टीथ। तो ये डायमीटर है, ये पिच सर्कल डायमीटर है। ओके। तो ये जो है डी ओवर टी उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। अब यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो है ना मॉड्यूल, ये किससे रिलेट करता है? देखिए गाइस, ये क्या है? डायमीटरल पिच है। ये क्या है? मॉड्यूल है। अभी ये डी ओवर टी है, ये टी ओवर डी है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कर सकते हो कि जो हमारा सर्कुलर सॉरी डायमीटरल पिच रहता है ना, वो रेसिप्रोकल रहता है मॉड्यूल का। ठीक है, फिर से लिखेंगे। जो डायमीटरल पिच होता है ना, वो मॉड्यूल का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो डायमीटरल पिच इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ मॉड्यूल। ओके गाइस। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ दिखे तो इसको हम बोलते हैं टूथ टूथ थिकनेस। टूथ का थिकनेस है ये। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं टूथ स्पेस। ये है टूथ स्पेस, ये है टूथ थिकनेस। ओके। टूथ का थिकनेस और टूथ का स्पेस। बट इसको कहाँ लिया गया है? पिच सर्कल के ऊपर से लिया गया है। ओके गाइस। तो ये हमने देखा कि कौन से यहाँ पर हम यूज करते हैं नॉमेनक्लेचर ईयर को डिफाइन करने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर को हमने यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि ये सारे नॉमेनक्लेचर है, इन सब को आप पढ़ोगे। ये सब को नॉमेनक्लेचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। द डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम सर्कल एंड पिच सर्कल इज कॉल्ड एज एडेंडम। ठीक है ना, ये तो सर्कल है। द डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम एंड डेडेंडम इज कॉल्ड डेप्थ। इसको बोलते हैं हम डेप्थ बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। सर्कुलर पिच क्या होता है? सर्कुलर पिच इज नथिंग बट पाई डी ओवर टी। डायमीट्रल पिच क्या होता है? टी ओवर डी। मॉड्यूल क्या रहता है? डी ओवर टी। द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच इज
पाई एंड द डायमीटरल पिच इज रेसिप्रोकल ऑफ मॉड्यूल। ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारी एग्जाम के लिए। ओके, अभी हम देखते हैं कि कौन से गियर जो होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं पावर ट्रांसफर करने के लिए। पावर ट्रांसमिशन के लिए हम कैसे कैसे गियर यूज़ करेंगे जिसके अंदर शाफ्ट जो है कैसे कैसे शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है ना। तो शाफ्ट कौन सा शाफ्ट है जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन करेंगे जो गियर ड्राइव है उसका, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि पावर ट्रांसमिशन बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट। दो पैरेलल शाफ्ट है, एक दूसरे से इंक्लाइंड नहीं है, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, दोनों पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं सेम पैरेलल शाफ्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो एक शाफ्ट है मेरे पास, ये एक शाफ्ट है, एक दूसरा शाफ्ट है, दोनों एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल सिचुएशन में है। तो जब कभी भी पैरेलल सिचुएशन में पावर ट्रांसफर करना है वहां पे सबसे पहले बेसिकली एक गियर हम यूज करते हैं जिसको हम बोलेंगे स्पर गियर। यस गाइस, स्पर गियर का नाम आपने सुना होगा कि वी आर यूजिंग स्पर गियर हियर। यहाँ पर हमने स्पर गियर का यूज किया है। पहला जो गियर है वो कौन सा है हमारा, स्पर। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कांटेक्ट है। अभी यहाँ पर जो थ्रेड्स रहते हैं वो पैरेलल टू द एक्सिस रहते हैं, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा, ये इसको हम बोलते हैं स्पर गियर ड्राइव या फिर स्पर गियर ड्राइव। स्पर गियर ड्राइव या फिर स्पर बोल सकते हैं। स्पर गियर के अंदर पावर ट्रांसफर होता है बिटवीन पैरेलल शाफ्ट्स। दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में हम पावर को ट्रांसफर करते हैं गाइस। और यहाँ पर टीथ जो रहते हैं ना, टीथ ऑन गियर आर पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस से शाफ्ट की जो एक्सिस है उससे क्या रहते हैं, टीथ पैरेलल होते हैं, टीथ इंक्लाइंड नहीं होते हैं। अब जैसे ही स्पर गियर को बनाया गया, स्पर गियर के अंदर एक दिक्कत आती है। स्पर गियर के अंदर हमें इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट मिलता है। यानी कि जब ये गियर्स एंगेजमेंट में आते हैं तो एक साथ पूरा थिकनेस वाला टीथ एंगेजमेंट में आ जाता है। और इसके कारण क्या होता है गाइस, इसके कारण जो एंगेजमेंट होता है और डिसएंगेजमेंट होता है उसके अंदर नॉइस क्रिएट होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। यानी कि हमारा जो एंगेजमेंट है एंड डिसएंगेजमेंट जो है ये कैसा है, इंस्टेंटेनियस है। और अगर ये इंस्टेंटेनियस है तो इसके कारण क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट हो रहा है तो इसके कारण वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं, वाइब्रेशन देखने को मिलता है मेरे को। तो अगर वाइब्रेशंस मिलेंगे, अगर यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है तो क्या होगा गाइस, देखिए वाइब्रेशन हो रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट हो रहा है, इसके लिए स्पर गियर को यूज नहीं किया जाता। 99% जो स्पर गियर होते हैं वो फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहाँ 1% उसका यूज किया गया, कहाँ, टॉयस में। जो टॉयस बनाते हैं हम उसके अंदर जो गियर बनाते हैं वो होते हैं स्पर गियर, ठीक है। तो स्पर गियर का यूज तो हुआ नहीं, बट क्यों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा ना, उसको नलीफाई करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा जो गियर है उसको डेवलप किया गया जो कि था अपना हेलिकल गियर। अभी कैटेगरी सेम है गाइस, हम यही कैटेगरी में देख रहे हैं। पावर ट्रांसमिशन बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट्स, दोनों शाफ्ट है वो कैसे है, पैरेलल है। और दोनों पैरेलल शाफ्ट के बीच में हम यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गियर को क्या बोला मैंने, हेलिकल गियर। अभी हेलिकल गियर कैसे रहते हैं देखिए, एक ये शाफ्ट है, ये दूसरा शाफ्ट है, दोनों पैरेलल है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पैरेलल नहीं होगा, मान के चलिए अगर पैरेलल नहीं दिखता तो, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये एक मैंने गियर बनाया है, ये एक दूसरा गियर है।
अब हम उसको क्या बोल रहे हैं, ये पैरेलल, ये कैसा गियर है, हेलिकल गियर है ना। तो ये हेलिकल गियर में जो टीथ रहते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। टीथ आर इंक्लाइंड विद द शाफ्ट एक्सिस। टीथ्स आर के अंदर क्या लिखेंगे, टीथ आर इंक्लाइंड विथ शाफ्ट एक्सिस। शाफ्ट की जो एक्सिस है उससे टीथ को इंक्लाइंड किया गया है। अभी गाइस शाफ्ट की जो एक्सिस है उसको, जो टीथ है उसको इंक्लाइंड किया गया है, कुछ एंगल तक उसको इंक्लिनेशन रहता है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो यहाँ पर जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हो रहा था, यही एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट यहाँ पर स्मूथ बन जाता है। यानी एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट यहाँ पर क्या हो गया, स्मूथ होता है। कैसा होता है, होता है। ठीक है, तो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कैसा हो गया, यहाँ पर स्मूथ हो गया। अभी हम बोल सकते हैं कि इसमें इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट नहीं होता, वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, नो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन नहीं होगा, तो ये फिर सक्सेसफुली हम यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर साइड थ्रस्ट मिलता है। क्या मिलेगा, साइड थ्रस्ट, क्योंकि जो टीथ है वो इंक्लाइंड है, तो इसके कारण साइड थ्रस्ट लगेगा। किसके ऊपर, गियर के ऊपर, जो शाफ्ट है उसके ऊपर साइड थ्रस्ट लगता है। क्या लगता है, साइड थ्रस्ट। तो इसको फिर सॉल्यूशन लाने के लिए हमने तीसरा जो गियर है उसको डेवलप किया, जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल गियर। ठीक है ना। तो हमने जो डबल हेलिकल गियर का इजाद किया यहाँ पर, डबल हेलिकल गियर। अभी जो डबल हेलिकल गियर है उसका हम यूज करेंगे फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसमिटिंग द पावर, है ना। तो पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम डबल हेलिकल गियर को यूज करेंगे। कैसे, देखिए ये गियर है, इसके अंदर हमने ये दोनों पैरेलल है, इसके अंदर गियर है ये, और इसमें जो टीथ है इसको इंक्लाइंड तो बनाया है हमने, हेलिकल बनाया है, पर ये इस डायरेक्शन में है तो सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ये इस डायरेक्शन में है तो सामने, उसके सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। जिससे क्या होगा कि अगर ये डायरेक्शन में कोई ऑपोजिट फोर्स साइड थ्रस्ट डेवलप होता है, तो ये वाला गियर उसके सामने दूसरा उतना ही ऑपोजिट फोर्स को डेवलप करेगा, जो कि जो साइड थ्रस्ट की जो इफेक्ट है उसको नलीफाई करता है। यहाँ पर साइड थ्रस्ट इफेक्ट इज नलीफाइड। तो यहाँ पर जो साइड थ्रस्ट का जो इफेक्ट था उसको यहाँ पर नलीफाई किया हमने, उसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल गियर। उसका दूसरा नाम है हाइपरबोलॉइड गियर। याद रखना है, हाइपरबोलॉइड गियर दूसरा नाम है किसका, डबल हेलिकल गियर का। तो डबल हेलिकल गियर का दूसरा नाम है हाइपरबोलॉइड गियर, और ये है हमारा डबल हेलिकल गियर। क्यों इसको बनाया, क्योंकि हमें इन दोनों को नलीफाई करना है, साइड थ्रस्ट का प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व करना है, और साइड थ्रस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर डबल हेलिकल गियर को बनाया है। ओके गाइस, तो ये हमने देखा कि पैरेलल एक्सिस में जब हम देख रहे थे कौन सा ये टर्म, पैरेलल, शाफ्ट कैसे है, पैरेलल है एक दूसरे से। अभी हम देखते हैं कि शाफ्ट जो है ये कैसे है, shafts are not parallel but shaft are, yes, coinciding on the same plane, shafts on same plane and coinciding। यानी कि एक शाफ्ट कुछ इस तरह है, दूसरा शाफ्ट इस तरह है, दोनों शाफ्ट जो है एक दूसरे को 90 डिग्री में अटैच कर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कोइंसाइडिंग यानी कि इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो ये वाली कंडीशन में भी पावर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर कौन सा गियर यूज करेंगे,
सबसे पहले इसके अंदर जो गियर यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम बेवल गियर। जैसे कि कुछ इस तरह अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अगर ये रोटेट हो रहा है तो ये इसको रोटेट करेगा, इसको बोलते हैं बेवल गियर। बेवल गियर इज यूज्ड टू ट्रांसफर मोशन एट 90 डिग्री। 90 डिग्री में मोशन को ट्रांसफर करने के लिए जो यूज होता है उसको हम बेवल गियर बोलते हैं यहाँ पर अगर इफ both the gear आर सेम साइज, दोनों सेम साइज के हैं, यानी सेम अरेंजमेंट है, ये बेवल गियर जितना साइज का है उतने ही साइज का सामने दूसरा गियर है, तो इसको हम बोलते हैं माइटर गियर। क्या बोलेंगे, याद रखना, इसको बोलते हैं माइटर गियर। ओके, तो माइटर गियर बोलेंगे हम उसको कि जहाँ पर सेम क्या रहता है, साइज रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाइपोइड गियर। दूसरा जो आता है ना वो है हाइपोइड गियर। हाइपोइड गियर में क्या रहता है, हाइपोइड गियर में एक गियर, बड़ा सा गियर रहेगा जिसके ऊपर टीथ रहते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं। ये बड़ा सा ये गियर है, इसके ऊपर टीथ है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके जो टीथ है इसके ऊपर एक दूसरा गियर है, उसको हम अटैच कर रहे हैं, छोटा सा पिनियन है बेवल टाइप का, इसके ऊपर भी गियर है, सॉरी टीथ है, और उसके टीथ से साथ मैच होते हैं। तो ये अगर रोटेट करेगा या फिर ये रोटेट होता है तो इसको रोटेट करेगा। तो इसका जो एक्सिस है ना ये इस तरह है ना, इस तरह है, और इसका एक्सिस इस तरह है। तो ये शाफ्ट है और इसका ये शाफ्ट है, दोनों कैसे है, एक दूसरे से 90 डिग्री में है, ठीक है ना। तो ये भी 90 डिग्री में, यानी कि इंटरसेक्टिंग कोइंसाइडिंग शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं हम हाइपोइड गियर। बट इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज करते हैं वे जहाँ स्पेस कम होता है, वेयर द स्पेस इज लिमिटेड। तो क्वेश्चन आता है कि शाफ्ट है, इंटरसेक्टिंग है, 90 डिग्री में कनेक्ट है, और आपका जो शाफ्ट है उनको 90 डिग्री में पावर ट्रांसफर करना है, और जो साइज जो स्पेस है वो कम है, तो क्या यूज करोगे, हाइपोइड गियर यूज करते हैं हम, हाइपोइड गियर, ठीक है ना गाइस। तो हाइपोइड गियर हमने देखा। अभी हम देखते हैं ऐसा सिचुएशन कि शाफ्ट जो है उनके बीच में पावर ट्रांसफर करने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि दो शाफ्ट है वो एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो ये वाला सिचुएशन है कि व्हेन द शाफ्ट्स आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, व्हेन shafts are non parallel and non intersecting, यानी कि शाफ्ट जो है वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, इनके बीच में मेरे को पावर ट्रांसफर करना है गाइस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये देखते हैं। देखिए, इसके लिए हम स्क्यू बेवल गियर को यूज करते हैं, ये लिख सकते हो आप स्क्यू बेवल गियर। इसका कुछ अरेंजमेंट इस तरह होता है, स्क्यू बेवल गियर कुछ इस तरह होता है, और इसके ऊपर जो ये लाइन रहता है ना इसको हम स्क्यू लाइन बोलते हैं। हमें पावर ट्रांसफर करने के लिए लाइन कांटेक्ट चाहिए होता है, पॉइंट कांटेक्ट चाहिए होता है, बट इसके अंदर क्यू बेवल गियर जो है, यानी कि दोनों शाफ्ट जो है वो पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो वहां पे हमें लाइन कांटेक्ट नहीं मिलता, पॉइंट कांटेक्ट नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इसके लिए पावर ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। बट ये चीज जो है उसको हम सॉल्व कैसे किया, तो इसके लिए हमने एक गियर बनाया और एक शेप बनाया जिसको हम बोलते हैं स्क्यू बेवल गियर। और जो स्क्यू बेवल गियर हम बनाते हैं उसके अंदर जो ये स्क्यू लाइन है इसके अंदर एक ही पॉइंट ऐसा है, एक सिंगल पॉइंट ऐसा है जहां पे हमें प्योर रोलिंग मोशन मिलता है, प्योर रोलिंग मोशन मिलता है। बाकी जितने भी ये पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट पे क्या होता है, स्लाइडिंग रहता है, स्लाइडिंग होता है, ठीक है ना। तो प्योर रोलिंग मोशन मेरे को मिल रहा है, वो वही पॉइंट है जिसके ऊपर से पिच सर्कल पास होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए पिच सर्कल का डेफिनेशन ही ये है
कि इट इज द इमेजिनरी सर्कल विच इज पासिंग फ्रॉम द पीच पॉइंट, ठीक है ना। तो पीच सर्कल जो है, ये पीच पॉइंट यानी कि प्योर रोलिंग मोशन जहां पे ऑब्जर्व होता है वही पॉइंट को पीच पॉइंट बोलते हैं। इसके ऊपर से जो सर्कल पास होता है इसको हम पीच सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये है स्क्यू बेवल गियर। बट एक अरेंजमेंट है जो इस वाले सिचुएशन में पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्म एंड वर्म व्हील अरेंजमेंट। वर्म एंड वर्म व्हील अरेंजमेंट, वर्म एंड वर्म व्हील अरेंजमेंट भी हम यूज करते हैं। क्यों, कहाँ? जब पैरेलल शाफ्ट नहीं होते, जब इंटरसेक्टिंग शाफ्ट नहीं होते। इसके अंदर जैसे कि ये वर्म व्हील है और यहाँ पर इसको बोलते हैं वर्म। वर्म जो है इसके ऊपर टीथ रहते हैं, वर्म व्हील है इसके ऊपर भी टीथ रहते हैं। तो थोड़ा रब करेंगे, इसके ऊपर भी इस तरह टीथ रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के उस कनेक्ट किया हुआ है। जब ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट करता है, ठीक है। बट ये क्या है, वर्म व्हील, ये क्या है, खुद वर्म है। तो जब वर्म वर्म जो है ना, वो वर्म व्हील को रोटेट करता है। वर्म वर्म गियर रोटेट्स वर्म व्हील, बट इसका उल्टा नहीं हो सकता। यानी कि वर्म व्हील कैन नॉट रोटेट वर्म, समझना। वर्म कैन रोटेट वर्म व्हील बट वर्म व्हील कैन नॉट रोटेट वर्म, ये उल्टा नहीं हो सकता। दूसरी एक चीज, जहां पे हायर वेलोसिटी रेशियो चाहिए मेरे को, हायर वेलोसिटी रेशियो, आपको बोलते हैं कि 1/400 ट्रांसफर करना है मेरे को वेलोसिटी रेशियो, तो उसके लिए हम एक ही अरेंजमेंट लिखेंगे, वर्म एंड वर्म व्हील। जहां हायर वेलोसिटी रेशियो ट्रांसफर करने का होता है वहां पर हम वर्म एंड वर्म व्हील अरेंजमेंट को यूज करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि हायर वेलोसिटी रेशियो के लिए कौन सा गियर यूज करोगे, तो वो है वर्म एंड वर्म व्हील। आपको अगर 1/40 बोला है तो भी आप वर्म एंड वर्म व्हील रख सकते हो, वो भी हायर में कंसिडर होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये अगर 400 रोटेशन करता है तो यहाँ पर मेरे को एक रिवॉल्यूशन मिलता है, यही तो है 1/400, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रिटर्न नहीं हो सकता। इट मीन्स वर्म जो है वो वर्म व्हील जो है वो वर्म को रोटेट नहीं कर सकता। तो उसका एप्लीकेशन क्या आएगा, इसका एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन जैसे कि गिटार जो है उसका स्ट्रिंग जो है उसको टाइट करने के लिए हम वर्म एंड वर्म व्हील अरेंजमेंट का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बार मैंने उसको टाइट कर दिया, यहाँ से इसको इसके ऊपर वाउंड किया जाता है ना, तो इसको रोटेट करके इसके ऊपर स्ट्रिंग वाउंड किया है, स्ट्रिंग को टाइट कर दिया, अभी ये तो रोटेट, इसको रोटेट नहीं करवा सकता, तो इसलिए वो लूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो गिटार की स्ट्रिंग जो है उसको टाइट करने के लिए हम वर्म एंड वर्म व्हील अरेंजमेंट जो है उसका यूज करते होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हमने देखा पावर ट्रांसमिशन हम कौन से तरीकों से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी इसके अंदर सब हमने यहाँ पर कवर कर चुके हैं गाइस, ठीक है। तो हमारा जो सेशन है आज का उसमें बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।